नमस्कार दोस्तों, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ये लास्ट क्लास है और ये 5th क्लास है ना। इससे पहले 4 क्लासेस आपको मिल चुके हैं। इस फाइनल क्लास में देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो पेशेंस के साथ लास्ट तक क्लास में बने रहें। गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। पोएम्स का कलेक्शन है। गीतांजलि में कुछ पोएम्स हैं, पोएम्स का कलेक्शन है। कब पब्लिश हुआ था, तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है 1912 में पब्लिश हुआ था। लेकिन इसके अलावा और क्या बातें जानना जरूरी है गीतांजलि से संबंधित, वो ये है कि गीतांजलि ओरिजिनली रिटन इन बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बंगाली लैंग्वेज में ही ये पब्लिश भी की गई थी 1910 में। ध्यान रखेंगे 1910 में सबसे पहले पब्लिकेशन हुआ जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद ये इंग्लिश में पब्लिश हुई थी 1912 में। तो पूरा आंसर आपका ये है, इंग्लिश में 1912 में पब्लिश हुई थी और बंगाली लैंग्वेज में ये 1910 में ही पब्लिश हो चुकी थी। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया गीतांजलि के लिए। गीतांजलि में टोटल कितनी पोएम्स या कितने सॉन्ग्स हैं टोटल, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट। रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है, एक क्रांति थी जो कि कई चीज़ों का खंडन करता है, कई चीज़ों के अगेंस्ट है। इन फिलॉसफी द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट। फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रोमांटिसिज्म है ये किसके अगेंस्ट रिएक्शन है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? द रैशनलिज्म ऑफ 18th सेंचुरी, द व्यू ऑफ फिजिकल वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय साइंस, द थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक, ऑल दीज 3। सही आंसर है ऑप्शन ए, द रैशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो खासतौर पे नियो क्लासिकल जो मूवमेंट था, नियो क्लासिकल एज जो थी, उसमें जो चीज़ें लिखी गई उसके खिलाफ ये रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था। क्योंकि वहाँ पर जो क्लासिकल लोग थे वो रूल्स को बहुत पसंद करते थे, जो क्लासिकल रूल्स थे उनका बहुत पालन किया जाता था। रोमांटिक लिटरेचर में क्या हुआ कि उन रूल्स से, बंधन से मुक्त किया गया। इसमें रूरल लाइफ को, रोमांटिसिज्म में रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन को जगह दी गई, पर्सनल इमोशंस को जगह दी गई। जबकि जो क्लासिकल लोग हैं, न्यू क्लासिकल वर्क हैं, उसमें आप पर्सनल इमोशन से दूर रखते हैं पोएट्री को, है ना। रोमांटिसिज्म में पर्सनल इमोशंस पर फोकस किया गया, नेचर से प्रेम दिखाया गया। तो खास तौर पे जो रैशनलिज्म था, जो परंपरावादी चीज़ें थी 18th सेंचुरी की, उनके अगेंस्ट था फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है हेरोइक ड्रामा was a form mainly specific to एंग्लो-सैक्सन हेरोइक पीरियड या फिर रोमांटिक पीरियड या रेस्टोरेशन पीरियड। तो रेस्टोरेशन पीरियड इसका सही आंसर है। रेस्टोरेशन पीरियड में हेरोइक ड्रामा देखने को मिलता है, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट है द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा, है ना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। एक जोसेफ पुलित्जर थे जो न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, जोसेफ पुलित्जर, उन्हीं की याद में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। लिटरेचर एंड डोगमा एक वर्क है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का है। मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा, और क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है लिटरेचर एंड डोगमा। ये पब्लिश हुआ था 1873 में। ऑप्शन डी सही आंसर है, 1873। अ बेंड इन द गैंगेस, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अ बेंड इन द गैंगेस इज अ वर्क ऑफ मनोहर मालगांकर। बेंड इन गैंगेस मनोहर मालगांकर का एक नॉवेल है
जो कि 1964 में लिखा गया, पब्लिश हुआ, 1964 में पब्लिश हुआ था, है ना। और इसका जो थीम है वो सिविल डिसोबीडियंस से शुरू होता है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, वहाँ से चीज़ें शुरुआत होती हैं और पार्टीशन राइट्स तक बात पहुँचाते हैं ये, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। रेस्टोरेशन पीरियड किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा पीरियड था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसका सही आंसर क्या है? फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड की सत्ता, इंग्लैंड के थ्रोन का रेस्टोरेशन हुआ था, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया था, है ना, क्राउन को। तो उसमें ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ड्रामेटिस्ट लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन बी। एवरीमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरीमैन क्या है? एवरीमैन यहाँ पर क्या है? एक इंटरल्यूड है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है या एक कॉमेडी है? क्या है एवरीमैन? तो एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले है और एनोनिमस राइटर के द्वारा लिखा गया है। इसका पता नहीं है किसने लिखा है, तो इस रिटन बाय एनोनिमस राइटर, है ना। एनोनिमस इसमें आपको आंसर में मिलेगा, एनोनिमस, ठीक है। एक एलिगरिकल इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, है ना। तो एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले है। अगला क्वेश्चन आएगा, एवरीमैन वाले क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप। बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ। बेन जॉनसन किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, बेन जॉनसन्स कॉमेडी लिखा करते थे। बेन जॉनसन्स कॉमेडी लिखते थे और वो भी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखते थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखते थे। ऑप्शन डी। इनकी एक और भी, इनका एक सैटारिकल प्ले है जिसका नाम है एवरीमैन, एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, एवरीमैन इन हिज ह्यूमर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था एवरीमैन क्या है, तो यहाँ पर एवरीमैन ये दूसरा है, एक मोरालिटी प्ले है जिसके राइटर की जानकारी नहीं है अभी तक, है ना। एनोनिमस जो है इसका राइटर है। और एवरीमैन इन हिज ह्यूमर पूछा जाए तो एक सैटारिकल प्ले है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। बेन जॉनसन बेसिकली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट। कॉन्ग्रीव एक राइटर हैं, विलियम कॉन्ग्रीव पूरा नाम है इनका, और ये जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। विलियम कॉन्ग्रीव जो हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए वॉज। पहला कौन इंडियन ऑथर है जिसे यूएसए में प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज से पुरस्कृत किया गया? तो सही आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी को सबसे पहले पुलित्जर प्राइज मिला था और वो सन 2000 में मिला था, ठीक है, सन 2000। और इनका जो स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर प्राइज मिला था। विच अगस्टन राइटर्स एपिटाफ रीड्स। कौन से अगस्टन राइटर के एपिटाफ पर लिखा है वन हु स्ट्रॉ विथ ऑल हिज माइट। ऐसा व्यक्ति जो लड़ा पूरी ताकत से टू चैंपियन लिबर्टी, अपनी स्वतंत्रता को चैंपियन करने के लिए, है ना, पाने के लिए, जीने के लिए। तो ये जो एपिटैफ है ये अलेक्जेंडर पोप का है, अलेक्जेंडर पोप का एपिटैफ है ना। तो एपिटैफ आप जानते हैं जो ग्रेव स्टोन होता है उस पर लिखा जाता है किसी पोएम, किसी पोएट को जहाँ पर दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, तो वहाँ पर जो उसका ग्रेव स्टोन होता है उस पर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी होती हैं, उसे एपिटैफ बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप के एपिटैफ में ऐसी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1789, 1789 ऑप्शन ए। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। कौन सी इसमें से एक पेस्टोरल एलिजी नहीं है? मिल्टन की जो लिसिडास है एक पेस्टोरल एलिजी है।
शैली के द्वारा एडोनेस लिखी गई है, कीट्स की डेथ पर एक पेस्टोरल एलिजी है। अर्नोल्ड की थेरसिस है, एक पेस्टोरल एलिजी है। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी, ये एक मॉक हेरोइक पोएम है। मॉक हेरोइक एपिक कहिए इसे, पोएम क्या है, एपिक है, जो कि क्योंकि एपिकल कल्चर को इन्होंने मॉक किया है, कॉपी किया है। तो पोप की, अलेक्जेंडर पोप का एक ये द रेप ऑफ द लॉक वर्क है। कब आया था आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 1712 में ये आया था, सबसे पहले पब्लिश हुआ था, जिसमें 2 कैंटोज थे, 2 कैंटोज है ना। और उसके बाद इसका दूसरा पब्लिकेशन हुआ 1714 में, तब ये 5 कैंटोज में पब्लिश हुआ। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 1712 में 2 कैंटोज में, और उसके बाद 2 साल बाद 1714 में 5 कैंटोज में पब्लिश हुआ रेप ऑफ द लॉक। ठीक है। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट। विक्टोरियन नॉवलिस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट किसे कहा जाता है? वैसे तो यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सले, थैकरी सभी विक्टोरियन नॉवलिस्ट ही हैं, और इसमें चार्ल्स डिकेंस को रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस का नेम और फेम विक्टोरियन नॉवलिस्ट में सबसे नंबर 1 पर रहा है ना। तो चार्ल्स डिकेंस। हु वाज मैकियावेली। मैकियावेली कौन था? क्या आंसर होना चाहिए? फ्लोरेंटाइन स्टेटसमैन, इटली का एक लीडर था, स्टेटसमैन था, जो कि फ्लोरेंस शहर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। इसकी बहुत सारे कॉमेडीज भी इन्होंने लिखी हैं, कुछ सॉन्ग लिखे हैं, पोइट्री भी लिखी है ना। और अधिकारी भी रहा था, जो फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक में मिलिट्री अफेयर्स का काम देखता था। तो मैकियावेली एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इसे आपको समझना होगा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए। ऑप्शन ए। हु वाज द फादर ऑफ एसाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ एसाई का मतलब यहाँ पर, एसाइस का मतलब है यहाँ पर एस्से से। एस्से का फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंच राइटर मोंटेन को एस्से का फादर कहा जाता है। अगर आपसे सिंपली पूछे फादर ऑफ एस्से, फादर ऑफ एस्से, तो फादर ऑफ एस्से की बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए मोंटेन। ठीक है, मोंटेन, जो कि फ्रेंच राइटर हैं। और एसाइज इनका एक वर्क था, है ना, मोंटेन के द्वारा लिखा गया एसाइज एक वर्क था, और ये एक निबंध की फॉर्म में ही था, तो तभी से जो हैं ये मोंटेन फादर ऑफ एस्से कहे जाते हैं। इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा जाए आपसे कौन है? तो फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कौन हो जाएंगे? आप लोग बताएंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से तो आप बताएंगे कौन है? मैं बता दे रहा हूँ, फ्रांसिस बेकन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ अ रीड सेकेंड बाय द विंड इज रिटन बाय, है ना, जो कि एक वर्क है, अ रीड सेकेंड बाय द विंड। ये किसके द्वारा ऑथर किया गया है, यानी इसे किसने लिखा है? तो इसके राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। जी मैक्सवेल यहाँ पर आपको मिल रहा है, गैविन मैक्सवेल इसके राइटर हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। एलिगरी के बारे में कुछ बातें पेशेंस के साथ सुनेंगे। एन एलिगरी इज ए सीरीज ऑफ मेटाफर्स। मेटाफर्स का मतलब संकेत, मेटाफर्स का मतलब यहाँ पर सिंबल हैं। कंटिन्यूड थ्रू आउट एन एंटायर स्टोरी, एक स्टोरी में पूरा मेटाफर्स, पूरे सिंबल के तरीके से बात बताई जा रही है, स्टोरी है। so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous। दो समान घटनाओं को यानी नाम में परिवर्तन करके सांकेतिक भाषा में एक घटना का जिक्र किया जा रहा है, उसके मीनिंग दूसरा सेंस भी निकल रहा है ना। तो ये परिभाषा दी है नेस्फील्ड ने एलिगरी की। इसमें से फॉलोइंग दिस विच ऑफ द बुक मेंशन्ड बेलो इज एन एलिगरी, तो इसमें से कौन सा एक वर्क जो कि एलिगरी है? पहला ऑप्शन ही बहुत ही फेमस एलिगरी है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स जो प्रोग्रेस है ये जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया एलिगरिकल वर्क है। किसने लिखा है? जॉन बनियान। जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1678 में, है ना। 1678 में एक एलिगरी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट एलिगरी है।
नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुआ। ठीक है, सारी बातें ध्यान रखेंगे। द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज रिवोल्ट अगेंस्ट, जो रोमांटिक रिवाइवल हुआ, रोमांटिसिज्म जो जिंदा हुआ, वापस आया, तो ये रिवोल्ट है किसके अगेंस्ट है? बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स। ये रोमांटिक एज की शुरुआत यानी रोमांटिक रिवाइवल यानी रोमांटिक मूवमेंट जो आया था, ये क्लासिकल रूल्स के खिलाफ था। खास तौर पे इसका सीधा सीधा संबंध क्लासिकल रूल्स के अगेंस्ट ये जो था मूवमेंट था। ऑफ पोएटिक डिक्शन, क्लासिकल रूल्स बहुत ही कठिन थे, ये सब लोग रूल्स को बहुत पसंद करते थे, है ना। और रूरल लाइफ को क्लासिकल में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। नेचर की बात नहीं कर सकते। पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस पर पोएम्स लिख दो तो क्लासिकल राइटर्स पोइट उन्हें कंडेम करते हैं, उन्हें बताते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, पोएट्री पर्सनल इमोशन से दूर होनी चाहिए, है ना। तो कोई करे तो क्या करे, तो लोगों से नहीं रहा गया, उन्होंने अपना अलग लिखना शुरू कर दिया, उसे रोमांटिक मूवमेंट हो गया, है ना। लिरिकल बैलेड से इसकी शुरुआत कर दी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने। पर्सनल इमोशंस को जगह मिली, उसमें नेचर के बारे में लिखा गया, है ना। रूल्स जो क्लासिकल रूल्स था उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया उसमें। तो यही बात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोमांटिक रिवाइवल जो था एक रिवोल्ट था अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, ऑप्शन बी। द रोमांटिक पोएट्री इज अ रिवाइवल ऑफ, रोमांटिक पोएट्री से जो रिवाइवल हुआ वो क्या है? रोमांटिसिज्म का ही रिवाइवल हुआ, ऑप्शन बी। क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्ट्री से संबंध, जो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल घटनाएं जो चीज़ें बताई जाती हैं प्लेज में, वो कब पॉपुलर था? आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने भी शुरुआत में हिस्ट्री प्लेज से ही चीज़ें लिखना शुरू किया था, और वो उनके वर्क थे वो किसी न किसी क्रॉनिकल पर ही बेस्ड थे, हिस्ट्री पर ही किसी न किसी की बेस्ड थे। तो 16वीं सेंचुरी इसका सही आंसर है। उस समय और भी जो राइटर्स थे उन्होंने क्रॉनिकल प्लेज लिखे, और बहुत सारे क्रॉनिकल्स थे, जैसे क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशेड, है ना। राफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इंग्लिश हिस्ट्री की जानकारी मिलती है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर 16वीं सेंचुरी में ऐसे प्लेज, क्रॉनिकल प्लेज ज़्यादा लिखे गए, ऑप्शन डी सही आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे पहले ड्रामा प्लेज लिखना चाहते थे, लेकिन प्लेज में इन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखने लगे और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सफलता पाई। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। सार्टर रिसॉर्ट्स इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ, सार्टर रिसॉर्ट किसका वर्क है? तो सार्टर रिसॉर्ट एक वर्क है जो कि टॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया है। टॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1836 में, 1836 में पब्लिश हुआ था एक नॉवेल के तरीके से। इससे पहले ये पब्लिश हो चुका था सीरियल, एक सीरियल के तरीके से। फ्रेशर की मैगजीन थी, फ्रेशर्स मैगजीन जिसे कहते हैं, फ्रेशर्स मैगजीन में ये पहले ही पब्लिश हो चुका था एक सीरियल की तरह से, है ना। 1833 से लेकर के 1834 तक सीरियल वाइज ये पहले पब्लिश हुआ था। एक सिंगल नॉवेल के तरीके से जब ये पब्लिश हुआ तो ये फिर से 1836 में पब्लिश हुआ, ठीक है। ऐसे चार्ल्स डिकेंस के भी बहुत से वर्क हैं जो कि पहले सीरियल की फॉर्म में पब्लिश हुए एपिसोड वाइज, उसके बाद में पूरा कंपाइल करके एक नॉवेल के तरीके से अलग पब्लिकेशन उसका रहा, है ना। तो ध्यान रखेंगे सार्टर रिसॉर्ट के बारे में। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट का मतलब वही बुद्धिमानी से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा मीनेस्ट, सबसे ज़्यादा दुष्ट। इज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? इज सेड ऑफ किसके बारे में कहा गया है? तो ये बात बेकन के बारे में बोली गई है, और बेकन के बारे में बोली है तो किसने बोली है ये बात आप लोग हमें बताएं, किसने बोली है? तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर पोप एक पोएट हैं, अलेक्जेंडर पोप आप जानते हैं। इन्होंने एक
वर्क लिखा था एसे ऑन मैन। पेशेंस के साथ सुनेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। एसे ऑन मैन। एसे ऑन मैन एक, वैसे तो ये एसे है लेकिन ये पोएम है, इसका नाम तो एसे ऑन मैन है, एसे जैसा दिख रहा है लेकिन एक पोएम है ना। इसमें एपिस्टल 4 में इन्होंने लिखा है बेकन के बारे में। बेकन के बारे में लिखा, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, है ना। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू, कैम्ब्रिज स्कूल का मतलब यहाँ क्या है? कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ राइटर्स का, कुछ क्रिटिक्स का ग्रुप तैयार हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी में उसे कैम्ब्रिज स्कूल कहा गया। अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स, द नेम sometimes given to an influential group of English critics associated with the University of Cambridge। ये क्रिटिक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित थे और 1920 और 1930 के बीच की बात है, इसीलिए इसे अर्ली 20th सेंचुरी भी कहा गया, है ना। तो अर्ली 20th सेंचुरी के एक क्रिटिक्स का एक ग्रुप था जिसे कैम्ब्रिज स्कूल कहा गया, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही आशावादी कवि हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। ड्राइडन एज ए क्रिटिक बाज, ड्राइडन क्रिटिक के तौर पर ओपोनेंट थे, यानी विरोध करते थे ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो क्रिटिकल थ्योरीज दी हैं उनके अगेंस्ट थे, और ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर को डिफेंड भी किया था। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर पर आरोप लगते हैं कि अरिस्टोटल के द्वारा बताए गए 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेज। तो ड्राइडन ने कहा था, उनका डिफेंस किया था, कहा कि अगर नहीं फॉलो करते हैं 3 यूनिटीज को तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप समझेंगे ड्राइडन अरिस्टोटल की जो थ्योरीज हैं, जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं, उनके अगेंस्ट है। ऑप्शन बी। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय, डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक नॉवल है जो कि आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है, और 1949 में ये पब्लिश हुआ, 1949 में पब्लिश हुआ, और इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था, है ना। पुलित्जर प्राइज भी मिला था किसके लिए? डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए, आर्थर मिलर को। एक अमेरिकन राइटर ही हैं ये, है ना। तो ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स के ऑथर कौन है? नाइटिंगेल्स एक वर्क है जो लिखा है रॉबर्ट ब्रिजेस ने। नाइटिंगेल्स जो वर्क है वो किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखा है। और ओड टू नाइटिंगेल अगर पूछें, अगर आपको नाइटिंगेल्स की जगह पर ओड टू नाइटिंगेल का आंसर देना हो तो वो किसका वर्क है? ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल, तो ये वर्क किसका है? ये है जॉन कीट्स का, ओड टू नाइटिंगेल्स। तो ये वर्क है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द अल्केमिस्ट एक कॉमेडी है। अल्केमिस्ट आप जानते हैं बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, और बेन जॉनसन बेसिकली कॉमेडीज ही लिखते हैं, और ख़ासतौर पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं बेन जॉनसन, है ना। सबसे पहले परफॉर्म हुई थी 1610 में, 1610 में, और पब्लिश हुई थी 1612 में। कॉमेडी है अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट, ध्यान रखेंगे। W.H. ऑर्डन बिलोंग टू द, W.H. ऑर्डन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो सही आंसर है वो क्या है इसका? 20th सेंचुरी। W.H. ऑर्डन बिलोंग टू 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के लिए मतलब इनका जो संबंध है 20th सेंचुरी से है, ध्यान रखेंगे। इनका जो डेथ ईयर, जो बर्थ ईयर है, सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर है अभी, एक सेकंड के लिए, अभी सही हो जाएगा सब कुछ। 1907 में, और जो डेथ है इनकी 1973 में, है ना, 1973 में। तो इसलिए ये 20th सेंचुरी से, आप देख रहे हैं 20th सेंचुरी से संबंधित राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन, ये लाइन किसने लिखी है? ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी।
अपनी आंखें खोलो और देखो, आपका गॉड आपके सामने नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम है। और आपके जो अभी वर्क डिस्कस किया था हम लोगों ने गीतांजलि, उसमें से एक है ये पोएम। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एलिजीज विद द पर्सन फॉर हुम दे वर रिटन। एलिजीज को मैच कीजिए और किसके लिए लिखी गई हैं वो भी आप बताइए। लिसिडस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, एक एलिजी है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। जॉन मिल्टन के एक कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर लिखी गई है ना। एडोनेश शैली के द्वारा लिखी गई पोएम है और उनके मित्र कीट्स की डेथ पर लिखी है उन्होंने। इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑर्थर हेनरी हेलम इनके एक दोस्त थे, उनकी डेथ पर लिखी। इन मेमोरियम मिलेगा A.H. हेलम से। थेरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की एक एल्जाइक वर्क है और ये है आर्थर ह्यू क्ला की डेथ पर। ठीक है, आर्थर ह्यू क्ला जो कि एक पोएट थे और मैथ्यू अर्नोल्ड के फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर लिखी गई एलिजी है। तो लिसिडस एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई है, एडोनेस कीट्स के लिए लिखी गई, इन मेमोरियम A.H. हेलम के लिए लिखी गई और थेरसिस आर्थर ह्यू क्ला के लिए लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, आज की क्लास सबसे लंबी है तो पूरा क्लास देखें और पेशेंस के साथ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टोटल्स मिसलेनी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। कंटेंट इसमें कितनी है, 30 सोनेट्स हैं या 40 सोनेट्स हैं या 50 सोनेट्स हैं या 60 सोनेट्स हैं। यूथ में जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन डी, 60 सोनेट्स दिया है, लेकिन इसके रिसर्च में जो मिलता है वो आप देखिए समझिए। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, टोटल्स की मिसलेनी का जो टाइटल था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स था। यूजुअली कॉल्ड टोटल्स मिसलेनी वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में सबसे पहले कोई प्रिंट हुई एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन बहुत सारे पोएम्स का, सॉन्ग्स का, जो पहली बार प्रिंट हुआ वो यही था सॉन्ग्स एंड सोनेट, और पब्लिश किया था रिचर्ड टोटल ने। तो इसे टोटल और मिसलेनियस वर्क थे, यानी बहुत से वर्क थे, बहुत से राइटर्स के द्वारा लिखे गए ये सॉन्ग्स और सोनेट्स थे, और पब्लिश कराया था रिचर्ड टोटल ने, है ना, रिचर्ड टोटल ने 1557 में। तो इसीलिए इसे टोटल्स मिसलेनी का नाम दिया गया, है ना। उसके अलावा इसके बाद में कई सारे एडिशन इसके आए। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी ऑल्सो नॉन एज सॉन्ग्स एंड सोनेट, पहले एडिशन जिसका नाम सॉन्ग्स एंड सोनेट है, इंक्लूडेड 271 पोएम्स, 271 पोएम्स। लेकिन यहाँ पर केवल सोनेट्स की बात हो रही, तो केवल सोनेट्स कितनी हो सकती हैं। द सेकेंड एडिशन वाज रिवाइज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड बट द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स रिमेन्ड द सिमिलर, यानी सेकेंड एडिशन में भी 271 ही पोएम्स रही, 271 पोएम्स ही रही। इसमें कुछ पोएम्स थी, कुछ सॉन्ग थे, कुछ सोनेट्स थे 271 में। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर आर टोटल 54 एक्चुअल सोनेट्स। यहाँ पे 60 दिया गया है लेकिन एक्चुअल में इसमें 54 सोनेट्स थे इन द एंथोलॉजी। दीज इंक्लूड 9 फ्रॉम अननोन ऑथर्स, 9 इसमें से जो हैं सोनेट्स वो पता नहीं किस राइटर के द्वारा लिखी गई, यानी इनके ऑथर्स अननोन हैं। 3 फ्रॉम निकोलस ग्रीमेल्ड, 3 जो सोनेट्स हैं निकोलस ग्रीमेल्ड के द्वारा लिखी गई हैं। 15 सोनेट्स सरे के द्वारा लिखी गई हैं और 27 सोनेट्स व्याट के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। तो इस तरीके से 54 एक्चुअल सोनेट्स हैं, इसमें ध्यान रखेंगे और आप भी रिसर्च कर लें खुद से भी। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं, है ना, फ्रांसिस बेकन। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो पोइट्री का ही रहा है। रेस्टोरेशन पीरियड में पोइट्री ज़्यादा योगदान रहा। ड्रामा भी फिर से जो था ग्रो करने लगा था, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड से पहले जो कॉमनवेल्थ पीरियड था जिसमें रिचर्ड क्रॉमवेल और ओलिवर क्रॉमवेल का शासन रहा, तो उसमें तो पोइट्री, उसमें तो ड्रामा पर पूरी तरह से बैन लगा रहा। 1642 से लेकर के 1660 तक पूरा बैन था।
थिएटर पर, प्लेस पर कोई प्ले परफॉर्म नहीं हो सकता था। तो उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड में ड्रामा को मौका मिलने लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें रोल रहा वो पोएट्री का रहा। पोएट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क लिखे गए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ही था, है ना। पैराडाइज लॉस्ट रेस्टोरेशन एज का वर्क है। इसके अलावा जो सैमुअल बटलर हैं, जॉन ड्राइडन हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं। अलेक्जेंडर पोप के भी कुछ वर्क रेस्टोरेशन पीरियड में ही आते हैं। तो ऐसे राइटर्स थे, इनकी पोएम्स, इनके जो वर्क हैं पोइटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोएट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा रेस्टोरेशन पीरियड में। नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रोमांटिक लिटरेचर पर ही रहा। द गुटेनबर्ग बाइबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइबल से संबंधित। गुटेनबर्ग बाइबल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, गुटेनबर्ग बाइबल सबसे पहले कब पब्लिश हुई? तो इसका सही आंसर है 1456 में गुटेनबर्ग बाइबल पब्लिश हुई। इसे 42 लाइन बाइबल भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग बाइबल को 42 लाइन बाइबल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स। जॉनसन ने, ये डॉक्टर जॉनसन है, बेन जॉनसन नहीं है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात है। इन्होंने एडिट किया था शेक्सपियर के वर्क्स को, और ये कब पब्लिश हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 1765। 1765 में इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो 18th सेंचुरी एडिशन है, ड्रामेटिक वर्क जो शेक्सपियर के हैं उन्हें एडिट किया था सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज स्टीवेंस ने। किसने किसने किया था? सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज स्टीवेंस ने। और इसे टाइटल दिया था द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये टाइटल दिया था इस वर्क्स को। और ये 8 वॉल्यूम्स में, इसके 8 वॉल्यूम्स आए थे, 8 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था 1765 में, है ना, 1765 में, ध्यान रखेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज को का एडिटेड वर्जन है, 8 वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश कराया था। टाइटल दिया था इसका द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। द किंग जेम्स बाइबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज पब्लिश्ड इन, किंग जेम्स बाइबल कब पब्लिश हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1611। किंग्स जेम्स वर्जन भी इसे कहा जाता है, किंग जेम्स वर्जन। बाइबल पर बोलने के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए पूरी क्लास अलग से चाहिए बाइबल के बारे में, इसके कौन से पब्लिकेशन, कौन से वर्जन आए। इसे केजीबी भी बोलते हैं, किंग जेम्स वर्जन केजीबी बोलते हैं। इसी को ऑथराइज्ड वर्जन भी कहा जाता है, इसे किंग्स जेम्स बाइबल भी बोलते हैं, है ना। और इसमें 39 बुक्स थी, 39 जो बुक्स थी वो हैं ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित, ओल्ड टेस्टामेंट की हैं। और 27 बुक्स जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट से हैं, ध्यान रखेंगे। थोड़ा डिटेल में समझना होगा इन चीज़ों को, तब तक के लिए आप केवल इतना जाने किंग जेम्स बाइबल जो है 1611 में पब्लिश हुई। इसे केजीबी किंग्स जेम्स वर्जन भी कहा जाता है। इसमें 39 बुक यानी 39 बुक ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित हैं, 27 बुक न्यू टेस्टामेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हिज 1870 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलेज का वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके रिव्यू में फ्रांसिस जेफरी ग्रुप करते हैं फॉलोइंग पोएट्स को टुगेदर एज लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। फ्रांसिस जेफरी नाम देते हैं कुछ पोएट्स को, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स वो कहते हैं। तो लेक स्कूल ऑफ पोएट्स में कौन कौन से पोएट्स को रखते हैं फ्रांसिस जेफरी? तो वो 3 पोएट्स हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, ऑप्शन डी। अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712। तो अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है रेप ऑफ द लॉक 1712 में पब्लिश हुआ था। कितने कैंटोज में? आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में ही, 2 कैंटोज में।
और उसके बाद में ये 1714 में आता है, फाइनल पूरा कंप्लीट वर्क आता है, जो कि 5 कैंटोज में आता है, 5 कैंटोज में आता है, ठीक है ना। तो 2 बार पब्लिश हुआ, 1712 में और 1714 में। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय, पहला कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कब प्रोड्यूस हुआ था? सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी है, माइल्स कॉवरडेल। माइल्स कॉवरडेल कंप्लीट बाइबल था इन प्रिंट, जो कि 1535 में पब्लिश हुआ, 1535 में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। और भी कोई है इसमें? विलियम टिंडेल हैं। टिंडेल फर्स्ट मैन टू प्रिंट न्यू टेस्टामेंट। विलियम टिंडेल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम को जो है फर्स्ट मैन थे जिन्होंने प्रिंट किया था न्यू टेस्टामेंट को। माइल्स कॉवरडेल जो थे इन्होंने कंप्लीट बाइबल को प्रिंट किया था और 1535 में ये पब्लिश हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज। ऑगस्टन एज इंग्लिश में कही जाती है, और ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है इंग्लिश में? ऑगस्टन एज की ज़रूरत क्या है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऑगस्टन नाम का कोई किंग भी नहीं हुआ था, किंग ऑगस्टस भी नहीं था वहाँ पर, है ना। तो ऑगस्टन एज क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस एज में लोगों ने, जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने जो रोमन ऑगस्टन एज था, रोमन साम्राज्य में जो ऑगस्टस जो किंग था, उसके समय पर कवि लोग जैसा लिखते थे उस ट्रेडिशन में लिखने का काम किया। इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। रोमन राइटर्स जैसा लिखते थे ऑगस्टन एज में, तब का जो ऑगस्टन एज था, वैसे ही वर्क लिखने का काम किया, यानी उन्हीं का इमिटेशन किया इस टाइम पर इंग्लिश राइटर्स ने। तो उस समय को, उस पीरियड को ऑगस्टन एज कहा गया, ठीक है ना, ऑगस्टन एज कहा गया, ध्यान रखेंगे। और ये हमें लग रहा आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। आज की क्लास लंबी थी, पूरी क्लास देखें और सही से समझें चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री इसी क्लास के साथ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।